नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कक्षा 6 के अध्याय 3 आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक नगर के बारे में। जसप्रीत और एक बुमराह नाम के दो लड़के थे। दो जने खेल रहे थे। तो जब एक गेंद उनकी खेलते खेलते क्रिकेट खेलते खेलते उनकी एक गेंद किसी दूसरी जगह पर गई, तो उन्होंने वह लेने गए। तब उन्होंने देखा कि एक आदमी और एक महिला एक मकान को खंड देख रहे हैं, जो कि खंडर की अवस्था में है, जिसकी यानी कि ईंटें दीवारें वगैरह खंडों में टूटी हुई है। कुछ जनों ने कहा, एक आदमी ने कहा कि इस लकड़ी की सुंदर नक्काशी कितनी शानदार की गई। दूसरे नंबर पे एक महिला ने कहा कि हमें यहाँ पर जो इसका संरक्षण करने के लिए हमें सरकार को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। तो जसप्रीत और बुमराह सोचने लगे, क्या खंडर भी कुछ काम के हो सकते हैं? इनको किस मरम्मत की आवश्यकता है? उसी प्रकार यह यहाँ से अपनी हड़प्पा की कहानी स्टार्ट होती है। हड़प्पा की कहानी। जब रेल के लिए लाइन बिछाई जा रही थी, शुरुआत में रेल के लिए लाइन बिछाई जा रही थी, तब कुछ लोगों ने एक जगह खुदाई की, जो कि आज आधुनिक पाकिस्तान में 150 साल पहले कहां पर बिछाई जा रही थी रेलवे लाइन? 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में। कहां पर? पंजाब में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। कौन सा स्थल मिला था? हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। हड़प्पा पूरा स्थल मिला था, जो आधुनिक पाकिस्तान में, जो कि आज पाकिस्तान में, आज के आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन्होंने सोचा यह हड़प्पा का पूरा स्थल है, ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। उन्होंने क्या किया? इस खंडर से ईंटें उठाई और रेलवे लाइन में इसका उपयोग कर दिया। अब क्या होता है, आगे उठा कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन, इससे कई इमारतें पूरी तरीके से क्या हो गई? नष्ट हो गई। अगर ईंटें ही थी उनका साधन, ईंटें ही उनका जो अवशेष बची थी, ईंटें ही अवशेष थी, वही उठा के लेके गए, तो क्या बचेगा? वहां पर कुछ था नहीं, ईंटें ही थी मैन, ईंटों को ही लेकर चले गए। अब जब ये हुआ, तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा। पुरातत्वविद उन लोगों को कहते हैं जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, पुरानी चीजें, पुरानी मोहरें, पुरानी एंटिक पीस वगैरह, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी इन लोगों को होती है, पुरानी चीजों के बारे में, और उनको सार संभाल उसकी क्या वैल्यू है, वह इनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता।
उसे पुरातत्वविद कहते हैं। जब पता चला यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, उन्हें यह पता चला, जब उन्होंने खोज की तो उन्हें पता चला यह उपमहाद्वीप, जो भारत महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, उसके पुराने खंडरों में से यह सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही पुराना नगर है, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाकी के नगरों को हड़प्पा का ही भाग माना गया। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें उनको कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। लगभग 4700 साल पहले इनका निर्माण हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान का जो पंजाब है, सिंध के प्रांत है, वहां पर पाए जाते, जहां पर इस प्रकार की कुछ चीजें मिली। गुजरात, भारत के गुजरात और हरियाणा पंजाब प्रांतों में भी मिले हैं। कुछ स्थान भारत के गुजरात और पंजाब, गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के प्रांतों में भी इसके स्थान मिले हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे कि मणके हैं, मोहरे हैं, ईंटें हैं, ईंट के पत्थर, ब्लेड वाले पत्थर, बड़ी ब्लेड वाले पत्थर के टाइप के पत्थर, मनके और बहुमूल्य पत्थर, कीमती पत्थर वगैरह, शंख वगैरह जो भी हैं वो यहीं से मिले हैं। उसके आधार पर लोगों ने इन चीजों को अध्ययन किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, जिनमें बाट, पत्थर के बाट भी हैं और लाल कलर के बर्तन, तांबे के उपकरण भी हैं। इन नगरों को कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया। इन नगरों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। पश्चिमी भाग छोटा था, जो पश्चिमी भाग था वो था छोटा, लेकिन इसकी ऊंचाई वो बड़ी थी, इसलिए इसे नगर दुर्ग का नाम दिया गया। पूर्व का भाग तो बड़ा था, पर इसकी ऊंचाई ऊंचली साइड नहीं था, नीचे की साइड था। इसलिए निचला नगर कहा गया। इसे निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनी। उस टाइम भी ईंटें पकाई जाती थी। ऐसा ईंटों को देखकर पुरातत्वविदों ने कहा कि यह ईंटें लगभग पकाई गई है या मजबूत ईंटें हैं। तो ये कैसे पकाई गई होंगी और किस प्रकार पकाई गई? तो मजबूत ईंटें थी, तो उनकी दीवारों को देखकर उन्होंने पता लगाया कि 4 दीवारी मजबूत कैसे, उनकी चिनाई वगैरह, प्लास्टर वगैरह बहुत ही मजबूत था। उसके आधार पर इन्होंने पता लगाया दीवारें खूब मजबूत रही थी। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया। मोहनजोदड़ो के वहां पर एक खास तालाब बनाया गया, जिसे महान स्नानागार कहते हैं। कहां पर? मोहनजोदड़ो में बनाया गया एक तालाब, जिसे महान स्नानागार नाम दिया गया। महान स्नानागार, और ये नाम दिया पुरातत्वविदों ने। अब इसका असली नाम क्या था ये उनको जानकारी नहीं है, लेकिन उसके आधार पर इसका नाम महान स्नानागार उन्होंने दे दिया। इस तालाब को बसाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया। इस तालाब को बसाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया। जैसे कि अपन
मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, उसी प्रकार इसमें ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया। अब इसमें पानी को रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर एक चारकोल की परत लगाई गई, चारकोल की परत लगाई गई, जिससे पानी जो है वो छिद्रों के माध्यम से दूसरी जगह न चला जाए। जैसे कि ये तालाब है, इसके चारों तरफ एक चारकोल की परत बनाई गई। अगर चारकोल की परत नहीं बनाई गई होती तो ये पानी मिट्टी के छिद्रों वगैरह से निकल के छोटे छोटे छिद्रों से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता था, यानी कि जमीन के अंदर। इसमें से दो तरफ सीढ़ियां थी, दोनों तरफ सीढ़ियां थी जाने के लिए, दोनों तरफ सीढ़ियां। उसके अलावा 4 कमरे बनाए गए थे, 4 कमरे बनाए गए जिनमें लगभग पानी भरा जाता था, पानी भरा जाता। और शायद पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि वहां पर विशेष भोज या विशेष कोई कार्यक्रम हो तब वहां पर शासक वगैरह स्नान वहीं पर करते थे। उसके अलावा ये पानी कहां से लाते थे, तो सोचने की बात है, वहां पर कुएं भी मिले हैं, जिसके माध्यम से ये पता लगा कि पानी यहां से भरकर सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरते थे। उतरने के लिए सीढ़ियां थी और तालाब के पास में 4 कमरे बनाए गए तालाब के, तो उनमें पानी भरा जाता था और उसके आधार पर, और जब काम पूरा हो जाता था तब इसको खाली कर दिया जाता था, तब इसको खाली कर दिया जाता। इसके अलावा लोथल और कालीबंगा जैसे अन्य नगरों से, इसके अलावा कालीबंगा और लोथल जैसे नगर, 2 नगर हैं। कालीबंगा, कालीबंगा यानी कि काले कलर की चूड़ियां मिली है, यहाँ काली चूड़ियां मिली है, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया। और लोथल, यहां से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, इन दोनों नगरों से अग्निकुंड, यहां से अग्निकुंड मिला है, यानी कि संभवतः वहां के लोग यज्ञ वगैरह भी करते होंगे, इसके आधार पर लोगों ने। उसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कुछ अन्य नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अब बड़े बड़े भंडार गृह मिले, और भंडार गृह में क्या करेंगे, भंडार गृह में अनाज इकट्ठा करते होंगे शायद तक, जैसे कि आजकल अनाज के लिए गोदाम रखे हुए होते हैं, या फिर किसी की दुकान में माल रखने के लिए गोदाम रखे होते हैं, उसी प्रकार उस टाइम भी भंडार गृह थे, इसके आधार पर पता लगाया लोगों ने। इसके अलावा वहां के भवन और नाले और सड़कों के बारे में अब जानेंगे। भवन, नाले और सड़कें, भवन, नाले और सड़कें। वहां के भवनों को इस ढंग से आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। आमतौर पर वह भवन 1 या 2 मंजिला होते थे, भवन 2 मंजिल के होते थे, जिसके चारों ओर, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जो घर का आंगन है, मेन एरिया, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, जैसे अपने यहाँ पर स्नानागार है, उस टाइम भी स्नानागार होते थे। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, कुछ घरों में, जैसे अपने यहाँ पर टांके वगैरह हैं, तो कुछ घरों में वहां पर कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, ढके हुए नाले थे। उसके अलावा रोड भी बनी हुई थी, और ईंटों वगैरह से बनी हुई थी। उसके अलावा रोडों के साइड में नाले इस ढंग से बनाए गए हैं, तो ये नाली बनी हुई है, वो सीधा पानी एक बड़े नाले में इकट्ठा होता था। उन नाली का पानी, जो छोटी छोटी नालियां, उन सब का पानी एक नाले में इकट्ठा होता था। नाले में इकट्ठा होने के बाद उसके अलावा बीच बीच में कहीं पे मैन होल बनाए गए, जिससे उसकी सफाई भी दिन
कभी न कभी की जाती रही होगी। जिस प्रकार आज भी सफाई करते हैं, उस टाइम भी मैन होल ऊपर से नाले ढके हुए, यानी कि कितनी अच्छी व्यवस्था थी, जिससे गंदगी भी ना हो, बीमारी भी ना फैले, नाले भी पूरे ढके हुए, ऊपर से मैन होल भी, जिससे कहीं पे भी कचरा अटक जाता है तो उसकी भी सफाई होती रहे। तो उस आधार पे, उस हिसाब से इसको बनाया गया। अब नगरीय जीवन, और एक नाली में एक चीज मैं भूल गया बताना, नाली में एक हल्की ढलान होती है जिससे पानी आराम से नाले में व्यवस्थित ढंग से जाए, पानी की ऊपर जाने की दिशा ना हो जबकि नीचे जाने की दिशा हो, जिससे पानी सीधा नाले के अंदर गिर जाए। अब अगला टॉपिक, नगरीय जीवन। वहां का नगरीय जीवन कैसा हो? अब नगरीय जीवन, वहां पे नगरों में कुछ हलचल रहती होगी, जाहिर सी बात है कि इतना अच्छे ढंग से नगर बनाया गया है तो कुछ न कुछ उसमें क्वालिटी होगी, बड़ी हलचल रहती होगी। वहां पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे थे। संभवतः ये शासक लोग थे, ये यहाँ के शासक लोग थे। ये संभवतः शासक लोगों को दूर शासक लोगों को भेजकर दूर से बहुमूल्य पत्थर, ये नगरीय जीवन में हलचल रहती थी। तो यहाँ संभवतः शासक लोग रहते थे, यहाँ पर बड़े लोग रहते थे जो बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य चीजें, कीमती चीजें, मनके वगैरह, सोने की चीजें, सोने चांदी से बने हुए आभूषण, कीमती चीजों को अपने पास रखते। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे, इन नगरों में लिपिक भी रहते थे, जैसे कि आज अपन बाबू के नाम से भी कहते हैं उनको, तो वो लिपिक भी रहते थे, जिसके जो मोहरों पर तो लिखते थे, साथ में अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो आज बची नहीं। मोहरें ही केवल बची है जिसके ऊपर वो लिखते थे, वो केवल मोहरें ही बची है। उसके आधार पर ये पता लगा कि उस टाइम भी लिपिक थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार और स्त्री पुरुष पुरुष भी रहते थे जो घरों और उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। उद्योग स्थल पर भी चीजें बनाते थे, शिल्पकार थे जो स्त्री पुरुष दोनों थे और वो चीजें बनाया करते थे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहां से बहुउपयोगी चीजें लाते थे, साथ ही लाते थे शुद्ध देशों की किस्से कहानियां। वहां से बहुत उपयोगी चीजें भी लाते थे और वहां से किस्से कहानियां भी सुन के आते थे, उनकी भी जानकारी लोगों को बांटा करते थे। मिट्टी से बने खिलौने मिले जिनसे बच्चे खेलते थे, मिट्टी से बने हुए कुछ ऐसे खिलौने भी मिले जिनसे संभवतः बच्चे भी खेलते होंगे। हाँ, इस मोहर पर एक चीज है कि इस मोहर की अभी तक लिपि का को कोई पढ़ नहीं पाया। ये हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ा लिपि को, इसको कोई पुरातत्वविद, वैज्ञानिक वगैरह अच्छे ढंग से अभी तक पढ़ नहीं पाए। ऐसी मोहर मिली, इसका अर्थ अभी तक पता नहीं चल पाया। अब नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर प्राप्त हुए हैं वहां से पुरातत्व जो चीजें मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख,
कांसे, तांबे और सोने चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई है। जो भी चीजें मिली है वो इन चीजों से बनाई हुई वस्तुएं ही उन्हें मिली है। अब तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से, इन दो चीजों से, तांबे और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन भी बनाते थे। अब सोने चांदी से आभूषण वगैरह बनाते होंगे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। उस टाइम सोने और चांदी से भी बर्तन वगैरह भी बनाए गए होते। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन की बाट और फलक है। यहाँ सबसे आकर्षक वस्तुएं मैन है। आकर्षक वस्तुएं हैं वो मन के, बाट और फलक है। ये तीन चीजें मैन है जो लोगों ने को आकर्षित कर दी, आकर्षक बन लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। जो मोहरें बनाते थे वो पत्थर की बनाते थे। जो मोहर बनाते थे वो पत्थर की बनाते थे। मोहर पत्थर की। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो ये आयताकार मोहरें हैं, ये इस टाइप की मोहरें हैं जिसमें आयत, तो आपने गणित पढ़ी होगी, आयत में दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती। ये आमने सामने की भुजाएं और ये आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों बराबर होती, जिसे हम आयत के नाम से जानते हैं। अब जिनमें मोहरों पर सामान्यतः जानवरों की, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए मिट्टी के जो भी है वो बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी की। 7000 साल पहले लगभग साल पहले मेहरगढ़ के बारे में आपने अगले अध्याय में पढ़ा था। मेहरगढ़ से कपास की खेती के कुछ साक्ष्य मिले। तो संभवतः लोग खेती की जाती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की खेती होती थी। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष हैं वो किसी बर्तन वगैरह चांदी, वो अवशेष फूलदान से जुड़े हुए चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी या रेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। फ्रेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का भी संदेश देती है, वगैरह देती है। उसके अलावा जो यह जो पत्थर के बाट बने थे, इनका उपयोग शायद सामान को तोलने के लिए उपयोग करते थे। अब उसमें भी कोई कोई चीजें आती है जो बहुमूल्य चीजें होती थी, जैसे आज सोने चांदी को तोलने के लिए आज तो इलेक्ट्रिक कांटा है, पहले इससे पहले बाट वगैरह होते थे। उस टाइम पत्थर के बाट भी होते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ उससे कहते हैं जो किसी चीज को, इनका निर्माण लगभग एक विशेषज्ञ ने किया होगा। विशेषज्ञ यानी किसी खास चीज के बारे में जानने वाला, तो वो सीधा प्रशिक्षित होता है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह
ये प्रशिक्षित लोग हैं, वैज्ञानिक, ये प्रशिक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट निकालते हैं। उसके आधार पर यूं मान सकते हैं विशेषज्ञ पत्थर मुनके बनाने पर इनका कार्य होता था खास परीक्षण लेना, पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कार्य करना आदि। ये विशेषज्ञ मेन चीजों में होते थे। अपने यहाँ आजकल विशेषज्ञ इंजीनियर वगैरह डॉक्टर वगैरह को मानते हैं, उस टाइम विशेषज्ञ ये होते थे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या मोहरों पर पच्ची कार्य करना आदि। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर शिक्षण थे, हमें यह पता नहीं है कि शायद महिलाएं भी हो सकती है कुछ प्रशिक्षित जो इस कार्य में पुरुषों का सहयोग करती होगी। पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप से मिले हैं, लेकिन फ्रेयंस जो फ्रेयंस है फ्रेयंस ये एक खास चीज से बनाया जाता था, कृत्रिम रूप से तैयार किया। कृत्रिम यानी कि क्या, जो मानव द्वारा बनाया गया। एक प्राकृतिक रूप यानी जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, यानी कि नेचर के द्वारा दिया गया, पृथ्वी के द्वारा दिया गया है, या आसपास की हवा आबो हवा से तैयार होके बना है। कृत्रिम उसे कहते हैं जो मानव द्वारा बने। अब मानव ने बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेयंस से मनके, चूड़ियां और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रेयंस से इससे मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। बाले और छोटे बर्तन मुख्य रूप से इनसे बनाए जाते थे।